शैलेश जी को एक बार धन्यवाद, नेहा जी को 2 बार। अच्छा, कारण कि अभी देखा कि आपने जब ये आए थे तो आपने कहा ये 70 साल और ये 35 साल तो मैंने कहा 2 बार कर लो, 70 साल के हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार की गलत फहमी है कि 2 बार बोलने से 70 साल के हो जाएंगे। जी। मैं आपको 2-3 हटकर जी। व्यंग सुनाना चाहता हूँ जो मेरी मूल विधा है। स्वागत, सुनाएं। कि बेताल के इस सवाल पर विक्रम से लेके अर्थशास्त्री तक सभी मौन हैं कि जब सारा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ है तब भ्रष्टाचार करता कौन है। क्या बात है। एक व्यंग देखिएगा हमारे सरकारी डिपार्टमेंट में कैसे काम होते हैं। साहब, एक टेबल से फाइल दूसरे टेबल पर जाती है तो कैसे आंकड़ों का खेल होता है। आपने गणित देखा, इकाई दहाई सैकड़े का। सरकारी डिपार्टमेंट में कैसे इकाई दहाई सैकड़ा होता है, गणित के माध्यम से एक व्यंग देखिएगा। स्वागत, सुना। बाढ़ आने पर सरकार ने सर्वेक्षण कराया। अब सरकारी रिपोर्ट कैसे बोगस आंकड़े भरती देखिएगा। बाढ़ आने पर सरकार ने सर्वेक्षण कराया, सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट थी कि एक बाढ़ आई। अब दूसरा टेबल, एक बाढ़ आई, सैकड़ों जाने गई। क्या बात। हजारों घर बहे, लाखों बेघर हुए, करोड़ों का नुकसान हुआ, अरबों की मदद चाहिए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। नतीजा, अरबों की मदद मिली, करोड़ों जमा हुए, वाह, लाखों बांटे गए, हजारों बटे, वाह, बहुत बढ़िया। सैकड़ों हिस्से आए, एक पल्ले पड़ा है, उस एक का रेवेन्यू टिकट लाने जाऊंगा, बाढ़ तो उतर जाएंगी लेकिन मैं डूब जाऊंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक और छोटा सा व्यंग। ईमानदारी सिर्फ आज भी बाकी है तो बेजान चीजों में। क्या बात और है? बेजान चीजों में ईमानदारी कैसे बाकी है देखिएगा। लोहे और सीमेंट का एक बड़ा हिस्सा मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर तीनों ने मिल बांट खाया और उद्घाटन के दिन सारा इल्जाम पुल पर लगाया। पुल पर लगाया, क्या बात है। बेचारा पुल जानता था इनके सारे गुल, पर अपनी सफाई में क्या कहे, कैसे कहे, इतना बड़ा इल्जाम भी कैसे सहे। वाह। 2 दिन बाद ही पुल ने नदी में कूदकर आत्महत्या की। क्या बात है, वाह वाह वाह। अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए वह पानीदार पुल पानी में बह गया। मैंने लौह और सीमेंट नहीं खाया, ये बात मरते मरते कह गया। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आप सबको प्रणाम करता हूँ। एक सच्चा व्यंग्यकार किसी के बाप को नहीं छोड़ता और व्यंग लिखने पे आ जाए तो अपने आप को नहीं छोड़ता। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। कवियों में बड़ी एक कमजोरी होती है, श्रोता मिला के कविता पेल दे। ढूंढते रहते हम श्रोता, जहाँ मिले कविता सुना दे। और उसके लिए हम कई उपाय काम में लाते हैं। एक कवि ने तो एक बच्चा चुराया, अच्छा, और फिर पत्र भिजवाया, आपका बच्चा हमारे पास सकुशल कैद है। बच्चे की रिहाई के लिए आज रात मेरी कविता सुनने कवि सम्मेलन में आना पड़ेगा। बहुत अच्छे। कवि सम्मेलन के बाद बच्चा घर लौटा देंगे। खबरदार, जो पुलिस की मदद ली तो बच्चे को 40 कविता सुना देंगे। श्रोता तलाशते रहते हैं। अभी मकर संक्रांति पे तो हमारे कवि मित्र अपने पतंग पे मुक्तक लगा के उड़ाता है, इसके बाप की ताकत नहीं काटने का। एक दो ने उसकी पतंग काटी, मुक्तक पड़ा, पतंगबाजी छोड़ दी। और यह रचना मैं आपको सुना रहा हूँ, कवि नियोजन। और यह रचना मैं शैलेश जी को समर्पित कर रहा हूँ। जी। जब आदमी का दिमाग आधा खराब हो जाता तब वो कविता लिखता है, और दिमाग पूरा खराब हो जाता तब वो कवि सम्मेलन भराता है। उस दिन हमारे ऑफिस में परिवार नियोजन सप्ताह मनाने की बातें चालू थी। अचानक मेरा दिमाग जो हमेशा आधा खराब रहता है उस दिन पूरा हो गया। मेरे से मुंह से निकला, एक कवि सम्मेलन रख लो। ऑफिसर बोले पैसे बहुत लगते हैं तो मैं बोला लोकल कवि सम्मेलन रख लो। बेचारे लोकल कवि तो चाय पीकर ही कविता सुना दे। साहब, मैंने दूसरे दिन अखबार में छपा दिया कि आज 9 बजे
परिवार नियोजन का कवि सम्मेलन होने वाला है। वाह, मैं समझा कि हजारों की संख्या में पब्लिक आएंगी तो परिवार नियोजन का प्रचार होएगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा। पर वहाँ सिर्फ 200-250 आदमी आए थे। मैं माइक पे अनाउंस किया, जो कवि उधर उधर बैठे हैं कृपया मंच पर आओ। वाह, मेरा इतना बोलना था, 250 में से 225 आदमी उठ मंच की ओर भागे। 225 आदमी उठ के मंच की ओर भागे। वाह, वाह। मंच पे बैठने को झगड़बा लागे। वाह, सामने 10-15 श्रोता बैठे थे। मैं दिल में बोला, इससे तो आपा श्रोता सम्मेलन भराता तो ज्यादा फायदे में रहता। मैंने उनसे कहा, मैं इतने कवियों से कविता नहीं पढ़ा सकता, तुम अपना नाम लिखकर दे दो, मैं लॉटरी सिस्टम से 15 नाम निकालूंगा। हाँ, कवियों की पर्चियां आ गई, मैं उसको गिना तो 1325 भरी। मैं बोला, परिवार नियोजन का कवि सम्मेलन और नए कवि पैदा हो रहे हैं। हाँ, तब मेरे मित्र ने बोला, ऐसी बात नहीं है, एक एक कवि ने अलग अलग नाम से 10-10 चिट्ठी डाली है कि कहीं न कहीं नंबर लगेगा। बहुत अच्छे। जब मैंने 15 नाम निकाले तो वो कवि तो खुश होके भांगड़ा डांस करने लगे। हाँ, बाकी का कवि मेरा गला पकड़ लिया। बोले, तुमने बुलाया है तो कम से कम तुमको तो सुनना ही पड़ेगा। हाँ, बोला, ठीक है भैया सुनाओ, पर तुम मंच पे नहीं माओगे, नीचे लाइन लगाओ। हम्म, देखते देखते कवियों की लाइन लग गई। मैंने उनको डायरेक्ट बोला, कोई भी कवि 1 मिनट के ऊपर कविता नहीं कहेगा। हाँ, और उनको कहा, भाई साहब मैंने 15-20 चाय पान के पैसे सैंक्शन करवाए हैं, तो तुम चाहो तो एक एक घूंट चाय की पी लो। नहीं तो तुम तुम्हारे हिसाब से 80-80 पैसे नकदी ले लो। 80-80 पैसे। कवि बोले, कुछ नहीं चाहिए, पर तुमने टाइम 1 मिनट रखा है, उसको बढ़ा दो। मैं बोला, टाइम बढ़ाऊंगा तो ये कवि सम्मेलन 15 दिन तक चलेगा। मैंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी, 1 मिनट के ऊपर कविता नहीं होएगी। तो मैंने अध्यक्ष के पास एक घंटी बुला कर रखी और कहा, 1 मिनट हो जाए तो घंटी बजा देना। और कवियों से कहा, घंटी बजते बराबर माइक छोड़ देना। वाह, उतने में एक कवि आया, सबके पहले तो घंटी उठा के जेब में रखी और बोला, मेरी कविता का शीर्षक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत